प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा के बारे में बताने जा रही हूँ। यह कविता इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर यानी उपशास्त्री द्वितीय खंड के पाठ्यक्रम में शामिल है। इस कविता के अर्थ को भावार्थ को बताने से पहले मैं शमशेर बहादुर सिंह के बारे में थोड़ी बातें बता देना चाहती हूँ, चूँकि कवि परिचय होना आवश्यक है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था, जो अभी उत्तराखंड में है, और इनकी मृत्यु 1993 में हो गई थी। अज्ञे नागार्जुन आदि के समकालीन शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता के स्वच्छंद चेतना के प्रयोगशील कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका उदय दूसरे सप्तक में हुआ। सप्तक के प्रणेता आप लोग को पता है कि अज्ञे जी को माना जाता है, तो इनका उदय शमशेर बहादुर सिंह का दूसरे सप्तक में हुआ। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सतत प्रयोगधर्मी श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि के रूप में उन्होंने व्यापक प्रतिष्ठा अर्जित की। वे कवि और शायर दोनों थे। इनके व्यक्तित्व में स्वच्छंदतावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तथा वस्तुवादी यथार्थवाद, इन सभी का सम्मिश्रण मिलता है। यानी ये बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। कहने का तात्पर्य ये है, इनकी कविताएं एक अनिवार्य चुनौती की तरह दीप्तिपाती रहती हैं। ऐसी चुनौती जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध कविता उषा, जिसे आपको पढ़ना है, उन्होंने उषा का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया है। अब हम कविता पे आते हैं। कविता का प्रारंभ जो है वो होता है इस लाइन से, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। देखिए, उषा कविता, उषा किसको कहते हैं? तो भोर यानी कि सूर्योदय के पहले जब आकाश में पूरी लालिमा छा जाती है, सूर्योदय के पहले यानी भोर का समय, सूर्योदय से पहले और रात बीतने के बाद जब अंधेरा छटने लगता है, उस समय के जो वातावरण होता है उसी को उषा काल कहते हैं। तो इसी उषा काल का वर्णन वो कर रहे हैं कि प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि प्रातः नभ यानी कि आकाश बहुत नीला था, जैसे कोई नीला शंख हो। नीले शंख से तुलना करने की इनका तात्पर्य क्या है? शंख जो है वो शुभता या पवित्रता का सूचक होता है, इसीलिए इन्होंने प्रातः नभ की तुलना नीले रंग के शंख से की है। यहाँ पे उपमा अलंकार है। उसके बाद वो लिखते हैं, राख से लीपा हुआ चौका, और ब्रैकेट में लिखते हैं अभी गीला पड़ा है। तो चौका किसको कहते हैं? जो जैसे ये गांव से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को ये सब चीज़ें, ये शब्द समझने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो बिल्कुल शहरी बच्चे हैं उन लोगों को समझ में ये शब्द नहीं आएगा। चौका रसोई घर को गांव में कहते हैं। तो यहाँ भी पवित्रता का ही सूचक है। चौका और रसोई घर क्या है? वहाँ पे खाना पकता है, वहाँ पे अन्नपूर्णा का वास होता है। तो यहाँ भी यही तुलना कर रहे हैं कि राख से लीपा हुआ चौका, जैसे चौका रसोई घर राख से लीप दिया गया हो, और ब्रैकेट में कहते हैं कि अभी गीला पड़ा है लेकिन वो अभी सूखा नहीं है। इसका मतलब है कि राख जो होता है वो भस्म तरह का होता है, स्लेटी रंग का, यानी कि उसका स्लेटी रंग आकाश का स्पष्ट दिख रहा है। फिर वो कहते हैं, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, कि जैसे घुल गई हो।
यहाँ फिर वही देश गांव वाले शब्द का प्रयोग है, देसी शब्द काली सील। सील कहा जाता है जो चपटा सील, पत्थर का एक सील होता है जिस पे गांव में मसाला पीसने का कार्य किया जाता है। तो ये कहते हैं कि जैसे काली सील पर किसी ने केसर, केसर का रंग लाल होता है, कि केसर रगड़ दिया हो और वो केसर उस काली सील में घुल गई हो, यानी कि ये दोनों का मिश्रण आकाश में चल रहा है, स्लेटी रंग और उस पे लाल केसर का मिश्रण। फिर लिखते हैं स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या फिर स्लेट, स्लेट तो है आकाश का जो उषा बेला का जो आकाश है वो स्लेटी रंग का है, ये तो ये कह ही चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे वो जो विकसित हो रहा है, यानी प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है, सूर्योदय की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका रंग कैसे चेंज होते जाता है, बदलते जाता है। तो वो कहते हैं कि स्लेट पर जैसे किसी बच्चे ने लाल खड़िया चाक से वो खेलने में मल दिया हो, लिखा नहीं हो, जैसे उसने घिस के पूरे स्लेट को खड़िया चाक, लाल खड़िया चाक से पूरा पोत दिया हो। फिर लिखते हैं नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। फिर कहते हैं कि जैसे नीले जल में, आकाश नीला हो चुका है और उस नीले जल में कोई गौर वर्ण की स्त्री झिलमिलाते हो ऐसे निकलती है पानी से, जैसे कि वो पानी झिलमिला रहा हो और उसमें हिल रहा हो और उसमें से एक गौर वर्ण की स्त्री निकल रही है। ये जो वर्णन है ये पल पल विकास की तरफ बढ़ रहा है, सूर्योदय की तरफ बढ़ रहा है। और लास्ट में लिखते हैं और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं सूर्योदय के पहले की, वो इतना प्रक्रिया पूरा होने के बाद जादू टूटता है इन सारी चीज़ों को, और उसके बाद से सूर्योदय हो जाता है। उषा का इस कविता में मानवीकरण किया गया है। बिंबों में गतिशीलता है क्योंकि वो पल पल बदल रहे हैं। यहाँ उषा कविता में सुबह का गतिशील वर्णन है। तो इस कविता को पढ़ने के बाद जो भी थोड़े से गांव से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, और एक तरह से ये अंधकार से प्रकाश की तरफ, निराशा से आशा की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ का प्रस्थान भी है ये कविता। चूँकि इनको शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है। और फिर एक और लाइन इनके बारे में है कि इनकी कविताएं एक अनिवार्य चुनौती की तरह हैं, यानी कि इनके अर्थ को समझना बहुत सूक्ष्म जिसकी दृष्टि हो या सूक्ष्म परिस्थितियों को समझ सके, जिसने इस बेला को नहीं देखा है प्रातःकालीन, उसके समझ में ये नहीं आएगा। लेकिन जो भी बच्चे सुबह जगते हैं यानी कि प्रातःकालीन जगते हैं, उन्होंने इस छटा को जब देखा होगा तो ये कविता पढ़ने के बाद उनके आँखों के सामने ये चित्र स्पष्ट रूप से घूमने लगेगा। तो ये बड़ा ही सजीव उषा काल का वर्णन है। इसके पहले जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा था, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यानी कि अनेक कवियों ने इस उषा बेला का वर्णन किया है क्योंकि ये बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये कविता पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगले क्लास तक के लिए धन्यवाद।